देखो भाई, अब आए कि हम 19 नंबर पर 19 की जगह इसको 20 मानियो, ठीक है, क्योंकि हम एक नंबर पीछे चल रहे हैं, जबकि 20 होना चाहिए, गलती से लिखे गए। अब देखते हैं 2022 में ये पेपर हुआ, ठीक। इसमें हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये इसका मतलब ये DMLT फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, ठीक। तो यहाँ लिखा है पेपर सेकंड ईयर कौन सा, फर्स्ट, ये DMLT का पेपर है। अब इसके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच मेटल पार्टिसिपेट इन द कोआगुलेशन प्रोसेस। जो कोआगुलेशन की प्रोसेस है, मतलब जैसे मान लो हमारी बॉडी में कहीं पे चोट लग गई, अब ब्लीडिंग हो रही है, मान लो पैर में लग गई, वहाँ से ब्लड बह रहा है, तो अब कुछ देर बाद वो ब्लड अपने आप रुक जाता है, तो उसमें एक मेटल काम करती है। वो कौन सी मेटल है, तो कौन, ये है कैल्शियम। कैल्शियम आयन जो है ब्लड को रोकने में क्या हेल्प करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। जिंक आयन क्या करते हैं, ये शायद इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, ठीक। और आगे चलते हैं। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स, ये कहनी चाह रही लाइन। सीरम विभिन्न है या अलग है किससे, ब्लड से, एज इट लैक्स, इसमें किस चीज़ की कमी होने से ये ब्लड से अलग है, तो ये क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है ना। अगर वो ब्लड से हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो सीरम बचेगा, ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो, सीरम बचेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं 3 नंबर। व्हाट इज़ द PPE इन लेबोरेटरी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें एक तो रहती है एप्रन, लॉन्ग एप्रन रहती है घुटने तक की, और इसमें चश्मा रहता है, मास्क रहता है, ग्लव्स रहते हैं, ठीक। 4-5 चीज़ रहती हैं जो एक लैब में काम करने वाले को पहननी चाहिए। इसमें देखो लिखी हुई है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, भूल मत जाना इसकी, वो पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अरे क्लोटिंग फैक्टर भी 20-30 बार पूछ लिया। आगे चलते हैं। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लोट हैज फॉर्म्ड इज। ये कह रहा था लिक्विड पोर्शन, जो द्रव वाला पार्ट बचा है किसका, ब्लड का, रिमेनिंग बचा हुआ है, आफ्टर बाद में एक क्लोट हैज फॉर्म, जब एक क्लोट बन चुका है उसके बाद में जो लिक्विड पोर्शन बचा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरम। देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 2 बार पूछ लिया इसमें, 1.4 पे और 1.2 पे। यहाँ पूछ रहा सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स, जब इसमें क्लोटिंग फैक्टर की कमी होती है तो इसको सीरम बोलते हैं। और यहाँ कह रहा है कि अगर ब्लड में से क्लोट फॉर्म हो जाएगा तो कौन सी चीज़ बचेगी, तो वो बचेगी सीरम। मतलब ये घुमा फिरा के 2 बार क्वेश्चन पूछ लिए, ध्यान रखो, ठीक है ना। व्हाट इज़ द कलर ऑफ नॉर्मल CSF, कलर लेस होता है, ये रंगहीन, ठीक है ना, कलर लेस बोलना इसको। कुछ लोग इसको पीले या लाइट येलो पर टिक मत मार दें, ठीक है ना, या येलो कलर, क्योंकि वो थोड़ा पीला सा दिखता है, तो उसको हमारे दिखने पे मत जाए। जो रिसर्च वगैरह करी होगी किसी लोगों ने, तो कलर लेस बताते हैं, तो कलर लेस पे जाए। अगार इज नीडेड, मतलब ये कह रहे हैं अगार की आवश्यकता होती है एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये कह रहा अगार की कल्चर मीडिया में ऐसे ज़रूरत रहती है, जैसे कि खाना उसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, तो ये गलत बात है। अगार से सिर्फ कुछ नहीं होता, सोलिडिफिकेशन होता है, मतलब अगार सॉलिड बनाती है, जो हम प्लेट तैयार करते हैं पैथोलॉजी लैब में बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए, तो उसमें अगार जो सॉलिडिफिकेशन का काम करता है, ना कि बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ खाने का काम करता है, मतलब फूड का काम नहीं करता। ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर 121 15 मिनट के लिए 121 टेम्परेचर रहता है ऑटोक्लेविंग का, तो ये बिल्कुल क्या सही बात है, ये नहीं होनी चाहिए, राइट है। हेपेरिन इज ए सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट, नहीं, ये जो सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मतलब किसी इंसान ने इसको बनाया है तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक। लेकिन ये किसी को इंसान ने नहीं बनाया, हमारी बॉडी में पहले से एग्जिस्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, मतलब जम नहीं पाता, उसको लिक्विड फॉर्म में बना कर रखता है, कौन, हेपेरिन। आगे चलते हैं। मैकोंग की अगार एज डिफरेंट मीडिया, मैकोंग की अगार जो एक डिफरेंशियल मीडिया है, तो ये गलत है। मैकोंग की अगार है सिलेक्टिव मीडिया, नहीं, सिलेक्टिव एंड डिफरेंट ये दोनों हैं। अब इसको तुम देख लेना यार, ये सही है गलत है, इसमें थोड़ा डाउट है, सिलेक्टिव भी है, डिफरेंशियल मीडिया भी है, तो अब ये कह नहीं सकते, इसको गूगल पे एक बार रीचेक कर लेना भाई।
ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl 58.44 gm पर मोल, तो ये सही बात है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 3 नंबर, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है ये बता सकते हो? कोई बताना कमेंट में। नॉर्मल HB कंसंट्रेशन इन एडल्ट मेल। मेल में नॉर्मल HB कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 13.2 से लेकर 16.6 तक होनी चाहिए। किसमें? फीमेल में दी गई है, ठीक है ना। नहीं, हाँ, मेल में 13.2 से लेकर 16.6 तक है। और यहाँ पे लिख रहा 13 से 16, कहीं पर 13.5 से 16.5 लिख रहा। तुम 13 से 16 पे मार दोगे तो सही हो जाएगी तुम्हारी, ये ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं। बैक्टीरिया विच ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ O2। वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन की कमी में पनप सकते हैं उनको क्या कहते हैं? एनएरोबिक। एन का मतलब बिना, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के वाले बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये बहुत बार पूछी गई है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार का वही बार पूछे जाते हैं, बदल के उन्हीं क्वेश्चनों को रखते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई नए क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, तो इसकी टेंशन तुम मत लेना, यही क्वेश्चन बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आगे, इंडिया इंक और निग्रोसिन इज ए डाई यूज इन निगेटिव स्टेनिंग। इसमें कह रहा है इज खाली स्थान है तो इज ए डाई यूज्ड इन निगेटिव स्टेनिंग, तो एसिडिक डाई या इंडिया इंक और निग्रोसिन ये क्या है? निगेटिव स्टेनिंग में यूज की जाती है। अब आगे आ जाते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन में। नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी इनकी डेफिनेशन बतानी है, ZN स्टेन बतानी है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेन है ZN स्टेन और लीसमैन स्टेन, DMLT फर्स्ट ईयर वालों। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ये बताना इसमें क्या क्या दिखा देते हैं माइक्रोस्कोप में जब यूरिन को चेक करते हैं। सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं ये बतानी है। ऑटोक्लेव बतानी है, ऑटोक्लेव क्या है। व्हाट इज स्टरलाइजेशन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ। डिफाइन मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इन डिटेल। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन बताना किसमें? डिटेल में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो डिटेल में तो पूछना पड़ेगा, ठीक। डिस्कस बीन पंक्चर इन डिटेल, बेन को पंक्चर करना है तो उसको डिटेल में बताना भी। प्रिपरेशन ऑफ थिक एंड थिन स्मीयर, ये बहुत आसान है भाई, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत आसानी है, एक बार पढ़ लोगे सब याद हो जाएगा। राइट अबाउट यूज, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इसके यूज क्या है, इसकी कैसे देखभाल करनी है, इसका मेंटेनेंस कैसे करना है वो बताना सेंट्रीफ्यूज को। इसका प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं। डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल प्रिकॉशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा। इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, मतलब पैथोलॉजी लैब में यूनिवर्सल प्रिकॉशन कौन कौन से हैं वो बतानी है, ठीक है ना। यूनिवर्सल प्रिकॉशन सार्वभौमिक बचाव है इसका मतलब, ठीक है ना। मतलब वैसे प्रिकॉशन जो पूरी दुनिया में अपनाए जाते हैं पैथोलॉजी लैब में, किसकी चीज़ का तुम ध्यान रखोगे। जैसे तो केमिकल को कभी नाक से नहीं सूंघ कर देखना, ग्लव्स पहन के यूज करना, तुम्हारी कहीं पर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, नंगे तार नहीं होने चाहिए लैब में, ठीक है ना। खाने की चीज़ मत रखो लैब में, जो पैथोलॉजी लैब का फ्रीज वगैरह उसमें खाने की चीज़ रख देते हैं वो मत रखो, खाना मत खाओ। और जी कहा कई टाइप के ऐसे केमिकल है जिन्हें कभी नंगे हाथ से नहीं छूना, ठीक। और आग वगैरह मत जलाओ लैब में, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो हैं, पढ़ा लोग एक बार याद हो जाएगी। RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, ये बताने, ये 6 क्वेश्चन इसमें से 4 बताने, ये इसमें भी 6 क्वेश्चन रहते हैं, नहीं 5 रहते हैं, इसमें से 4 बताने, और ये खालिस्तान शहरें बताने, बहुविकल्प सब बताने, सही गलत सब बताने, ठीक। ये DMLT फर्स्ट ईयर वालों का है, सेकंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, ठीक है ना। वीडियो बंद करते हैं।